नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबको गुड मॉर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, आज हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च खत्म हो जाएगा। बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स मैंने पढ़ा दिए। ओके, और जो भी अभी वो सारे डिटेल्स में पढ़ाए थे, अभी जो छोटे छोटे थे जो सभी रिसर्च के अंदर कोई ना कोई रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हो जा रहे थे, उनको भी मैंने अलग करके आज के वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो सारे बहुत यूजफुल रहते होंगे, आपको समझ में आती होगी चीज़ें। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, ढेर सारे थम्सअप दे दो। लाइव चैट के अंदर जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे ढेर सारे थम्सअप दे देंगे, ताकि हमारी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी रहेगी। ओके, पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाओ, और अपने गोल तक आपको कैसे भी करके पहुंचना है। ओके, अब की बार नेट जेआरएफ पार, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जो जेआरएफ के लिए रेडी हुए हैं, तो उनके लिए एक नई लाइन, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। ओके, अब बात करते हैं फोकस ग्रुप रिसर्च के बारे में। ओके, देखो सारे के सारे आज के जो भी है ना रिसर्च, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिसर्च के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको समझाया हुआ है। ओके, लेकिन इसको थोड़ा सा और मतलब कि हाईलाइट करके आपको बता रही, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि मैम आपने ये हमें इस तरीके से नहीं पढ़ाया था। ओके, तो यहाँ पर फोकस ग्रुप रिसर्च की बात हो रही। देखो, सबसे पहले यहाँ से वर्ड जो टाइटल है ना, उसी में से आपको पता चलता है। एक तो ग्रुप की बात हो रही, मतलब कि एक कोई ग्रुप के अंदर ग्रुप पर रिसर्च होने वाला है ना। और फोकस फोकस मतलब हम फोकस करके वहां पर ग्रुप पर फोकस करके हम रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो बस ये बात हो रही है। तो देखिए, फोकस समूह एक शोध तकनीक है। ओके, एक रिसर्च टेक्निक है जिसका उपयोग समूह सहभागिता के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो ग्रुप ग्रुप होता है ना, ग्रुप पर हम क्या करते हैं, उनको पार्टिसिपेंट, ग्रुप में सबको पार्टिसिपेंट करते हैं। ओके, और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है, मतलब कि डाटा का कलेक्शन किया जाता है। ओके, क्या समझा जा रहा है कि कोई ग्रुप है, ग्रुप के अंदर इंट्रैक्शन होकर, ओके, इंट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ क्या क्रिया प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं ना, तो उसके माध्यम से हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं। अब इसका एक सिंपल सा अगर एग्जांपल दे दूँ ना, तो आप लोगों ने कभी कुछ यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन दिया जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन रखा जाता है। ओके, डिस्कशन मेथड तो आप समझ रहे होंगे, तो ग्रुप डिस्कशन वहां पर रखा जाता है। और वो ग्रुप डिस्कशन इस तरीके से रखा जाता है, जैसे हम डिबेट करते हैं ना, टीवी चैनलों में आता है, डिबेट करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर देते हैं ना, अलग अलग पार्टीज के लोग को बिठाया गया होता है ना, तो वो भी क्या होते हैं, 3-4 लोग या 5-6-8 है ना, ऐसे लोग होते हैं, थोड़े से ही लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते है ना, तो एक छोटा सा ग्रुप होता है, उसके अंदर ये डिबेट होती है। ओके, अपनी अपनी रायों को वहां पर रखा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, तो इस तरीके से पीएचडी के अंदर भी ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी है। ओके, तो गुजरात यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम है कि वहां पर ग्रुप डिस्कशन, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जब पास होने वाले, और सीट्स बहुत ही कम होती है, तो उस टाइम वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन रख लेते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि सपोजली मान लो कि 100 बच्चे पास हुए हैं। ओके, और उनको लेने हैं सिर्फ 10 बच्चे, तो अब ये क्या करेंगे, उनको ना ग्रुपों में डिवाइड कर देंगे, तो 10-10 का 10 ग्रुप बना देंगे। अब ये 10-10 का जो ग्रुप है ना, उनको एक 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 करके ग्रुप को बुलाया जाएगा, और हर एक ग्रुप में एक टॉपिक दे दिया जाएगा। वो 10 लोग क्या करेंगे, उसी ग्रुप के अंदर बैठकर उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक दूसरे खुद के विचार रखेंगे वहां पर। ओके, तो वहां पर ग्रुप को फोकस किया। ओके, तो उसी वहां पर ये देखा जाता है कि उनके पास कितना नॉलेज है, क्या उनकी मतलब कि उनके विचार क्या है। ओके, ये सारे डिटेल्स वहां पर देखी जाती है। ओके, तो उसी को बोलते हैं फोकस ग्रुप। आई होप इसी एग्जाम्पल से आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि फोकस ग्रुप क्या होता है। चलिए,
आगे देखते हैं, समूह में ध्यान से चयनित लोगों की एक छोटी संख्या शामिल होती है। ओके, छोटी सी संख्या होती है। अगर आप मान लो तो 4 लोग हो सकते हैं या फिर 8 लोग हो सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा लोग नहीं होता है, छोटा सा समूह होता है जो किसी दिए गए विषय पर चर्चा करते हैं। मैंने बताया ना कि एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है, उस पर क्या करना होता है, चर्चा करना होता है। ओके, डिस्कस करना होता है। फोकस समूह का उपयोग यह पहचानने और पता लगाने के लिए किया जाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, उनकी क्या राय है। ओके, जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक के बारे में उनकी क्या राय, वो क्या सोचते हैं इन बारे में, है ना। और व्यवहार करते हैं, किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, वे क्यों करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, कैसे। ओके, इन सारे प्रश्नों का यहाँ पर इन सारे प्रश्नों का आंसर लिया जाता है। ओके, मतलब कि उनको मान लो ना, सपोज मैं रिसर्चर हूँ और मैंने 10 लोगों का ग्रुप डिस्कशन रख दिया। अब मैंने एक टॉपिक दे दिया उनको डिस्कस करने के लिए। ओके, तो वो अपनी अपनी राय रखेंगे, वो कैसे बिहेव करेंगे उस टॉपिक के लिए। ओके, ये सारी चीजें होगी। तो जैसे डिबेट होती ना, वैसे सेम वैसे ही यहाँ पर होगा। ओके, उसी को बोलते हैं फोकस ग्रुप रिसर्च। अब देखो, ये जो होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ओके, प्रीज यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि प्री स्कूलर के माता पिता का एक फोकस ग्रुप बाल देखभाल आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए मिलता है। ओके, मान लो कि प्री स्कूलर होते हैं। ओके, तो उनके जो माता पिता है, मतलब कि जो स्कूल में बच्चे नहीं जाते, जैसे कि नर्सरी में होते हैं, या फिर हम बोलते हैं के सीनियर केजी जूनियर केजी बोलते हैं ना, छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल के टाइम से पहले, मतलब कि 3-4 साल के बच्चे जो जाते हैं, तो उनके माता पिता को अगर बुलाया जाए कि बच्चों की देखभाल कैसे, मतलब कि कैसे की जा सकती है, बच्चों की देखभाल क्यों आवश्यक है, इन बातों पर चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए एक ग्रुप मिलता है। ओके, तो माता पिता स्थानीय बाल देखभाल कार्यक्रमों पर अपने विचार साझा करेंगे, वो अपने अपने विचार रखेंगे कि हाँ, बच्चों की देखभाल ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, है ना। और उन्हें सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब कि बच्चों की देखभाल अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा बच्चा मान लो कि वीक है, तो उसको मतलब कि अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। ओके, तो वो फोकस ग्रुप का एग्जाम्पल है। ओके, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि एक एजेंसी एक शांत आवासीय क्षेत्र में विकासात्मक रूप से विकलांग वयस्कों के लिए एक समूह गृह खोलना चाहती हूँ कि एक जो एजेंसी है वो मतलब कि एकदम शांत रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर क्या करते हैं, डिसेबल्ड एडल्ट है। ओके, तो उनके लिए ये क्या करनी चाहते हैं, एक समूह गृह मतलब कि एक ग्रुप होम स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओके, तो ये संभावित पड़ोसियों एक समूह को बुलाता है। ये क्या करते हैं, ये एजेंसी क्या करती है कि उनके मतलब कि जो भी संभावित आसपास के जो भी नेबर्स है, ओके, तो उनको उनके समूह को वो बुलाता है और उनकी चिंताएं क्या है। ओके, उनकी चिंता क्या है, ये क्या ये काम कर सकते हैं कि नहीं। ओके, डिसेबल एडल्ट है तो वो क्या काम कर सकते हैं कि नहीं, उनकी क्या क्या मतलब कि चिंताएं हो सकती है, उनको समझते हैं। ओके, तो इसके लिए एक ग्रुप बुलाकर उनको डिस्कस की जाती है। जैसे कि बोलते हैं ना, कोई कंपनी होती है तो उसके अंदर उसका मैनेजर एक छोटी सी मीटिंग रख लेते हैं, है ना, और डिस्कस करते हैं कोई मतलब कि कोई ऐसे वर्क पर डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है, फोकस ग्रुप है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करके हम ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके, सिंपल वे में। चलिए अब बात करते हैं इन डेप्थ रिसर्च। देखो ये सारा हमने पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं हाईलाइट करके आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, आगे चले। इन डिप्थ डिप्थ का मतलब क्या होता है, डीपली। ओके, गहनता से। ओके, डिप्थ का मतलब होता है गहन। ओके, इन गहनता से। ओके, अंदर उतर कर रिसर्च करना। अंदर उतर कर मतलब कुएं में अंदर नहीं उतरना। ओके, अंदर उतरना, कुछ तो बोलेंगे कुएं में अंदर उतर, वैसे तो होता है ऐसा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरे मुंह से निकल गया कुआं शब्द। कुआं समझ रहे हैं ना, वाल बोलते हैं जिसको, है ना। ओके, वैल बोलते हैं, वाल बोलते हैं। ओके, जो भी चलो, ये जो कुआं है ना, पहले के टाइम पे गांव में हुआ करता था, है ना।
तो कुएं में क्या होता है कि अंदर गहराई से हम देखते थे। कभी कभी आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि मैं ना सिटी में रहती थी तो मैंने कभी सिटी में कुआं नहीं देखा था। तो जब भी कहीं पर भी गांव में पापा ले जाते थे तो वहां पर कुआं देखने को मिलता ना, तो मैं वहां पर देखती थी, झांकती थी कुएं के अंदर कि ये अंधेरा कितना है और अंधेरे में क्या दिखता है। ओके, ये एक जिज्ञासा होती है। ओके, हर एक बच्चे में होती है, मेरे में नहीं, हर एक बच्चे में होती है। ओके, तो यहाँ पर हम कुएं में झांकते हैं। ओके, कि इसके मतलब ये पूरा का पूरा अंधेरा छाया होता है ना नीचे की ओर, ऊपर की ओर तो थोड़ा सा पानी आपको दिख भी देगा, लेकिन अंदर की ओर बहुत ही मतलब कि गहराई से देखो तो एकदम सा अंधेरा दिखता है। तो हम उस अंधेरे में भी देखने की कोशिश करते कि क्या कुछ दिख रहा है कि नहीं अंधेरे में, है ना। तो बस यही बात है इन डेप्थ रिसर्च की। यहाँ पर भी हम यही करते हैं, बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं। ओके, जैसे कि केस स्टडी करते हैं ना, वो बहुत ही डीपली केस स्टडी करते हैं। ओके, तो देखो ये गहन साक्षात्कार एक हितकारक से किसी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। ओके, मतलब कि डिटेल्स में जानकारी को प्राप्त करना। ओके, करने के लिए खुला खोज उन्मुख तरीका है। देखो ओपन एंडेड होता है, यहाँ पर क्या होता है, ओपन एंडेड होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर उसको स्वतंत्रता होती है बोलने की, कहने की, ओके, अपनी बात रखने की। तो यहाँ पर जैसे कि बोल दो ना, एक एग्जाम्पल ले लो, आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो ना, तो कितने खुले दिल से आप बोलते हो अपने दोस्तों के साथ, है ना। अगर गाली गलौज भी अपने दोस्तों के साथ कर लेते हो, है ना, कर लेते हो कि नहीं। अगर मान लो 3-4 पुरुष इकट्ठा होंगे ना तो बातें करेंगे ना, अगर देखो बीवी की बातें हो रही है ना, तो फिर काम तमाम हो गया। पता नहीं क्या से क्या बोलते बोलते जाते हैं ना, मतलब कि खुले दिल से बोलते हैं, बहुत ही खुला दिल बन जाता है। बीवी के सामने कम खुलता है ना, बीवी के सामने चुप हो जाता है। बोलते हैं ना घर में तो कि बकरी की तरह रहता है और बाहर शेर की तरह रहता है, तो ये सिचुएशन होता है, बाहर जाके शेर बन जाता है, खुला बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओपन एंडेड होते हैं, मतलब कि लोगों के विचारों को यहाँ पर डीपली समझने की कोशिश की जाती है, उसको इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि भाई जल बोल ले, तुझे जो बोलना है बोल दे। तो वो बंदा ना बहुत ही मतलब कि अंदर से बहुत ही घुटन सा महसूस करता होगा ना, तो उसको अगर बोलने के लिए कह देंगे ना, तो जैसे वो शराबी होता है कैसे बोलता रहता है ना, बक बक करता रहता है, वैसे ये बोलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अपने मतलब कि विचारों को खुले तरीके से रखता है। ओके, तो यहाँ पर ओपन एंडेड इंटरव्यू लिया जाता है। ओके, और ये डिस्कवरी ओरिएंटेड होता है, मतलब कि उसको हम मतलब कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ओके, वो सारी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। गहन साक्षात्कार एक गुणात्मक शोध पद्धति, ये भी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके, ये आपको याद रखना है। उनका लक्ष्य एक प्रतिवादी के दृष्टिकोण, अनुभव, भावनाओं और दृष्टिकोणों की गहराई से खोज करना है। देखो यही बात मैंने किया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके, कभी कभी होता है ना कि आप कहीं पर जाकर आते हैं तो बोलते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, है ना। एग्जाम देकर आते हैं तो भी पूछते हैं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना, एग्जाम देकर आए तो आप क्या करोगे, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ ना वो खुले दिल से बोलोगे, है ना। लेकिन ये कब बनेगा, ये तभी बनेगा कि आपको सामने वाले पर्सन पर ट्रस्ट होगा। ओके, अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप उसे कुछ भी नहीं बताओगे, है ना। तो यहाँ पर रिसर्चर के तौर पर आपके पास ये स्किल भी होना चाहिए कि सामने वाले के मन की बात को कैसे जाना जाता है और उसकी मन की बात को कैसे निकलवा सकते हैं। ओके, ये बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद देखो फीलिंग्स की बात करते हैं, तो फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं ना। जैसे कि मान लो कि आपका दोस्त है या फिर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ एकदम से खुले तरीके से मतलब कि कह पाते। देखो एक हस्बैंड है, वो अपनी मतलब कि मम्मा, सॉरी हस्बैंड की बात नहीं, यहाँ पर एक मान लो कि एक पर्सन है, वो अपनी माँ के साथ खुलकर बात करता है। ओके, एक पर्सन अपने माँ के साथ खुलकर बात करता है, लेकिन अपने पापा के साथ इतना खुलकर बात नहीं कर पाता है। उसको पता है ट्रस्ट तो है, लेकिन उसको ये भी डर है कि अगर मैं ये बताऊंगा तो पापा को कैसा लगेगा, पापा गुस्सा हो जाएगी, ये वो। और उसको पता है कि मम्मा को चाहे कितना भी बोल दो, लेकिन मम्मा कभी भी मुझे डांटेगी नहीं, मुझे समझने की कोशिश करेगी, यही होती है ना। तो वहां पर वो अपनी फीलिंग्स को वहां ज्यादा शेयर करेगा। तो यहाँ पर भी यही होता है कि इन डेप्थ स्टडी के अंदर, इन डेप्थ रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं,
जो भी पर्सन है उसके एक्सपीरियंस को, उसके फीलिंग्स को, उसके पर्सपेक्टिव को, ओके, इनके उसका दृष्टिकोण क्या है, इन सारी चीज़ों को डीपली जाना जाता है। ओके, उसी को हम बोलते हैं इन डेप्थ रिसर्च। ओके, कुएं से याद रखना है इसको, इन डेप्थ को कुएं से याद रखना। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं फ्लेक्सिबल रिसर्च की बात करते हैं। अब देखो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता देना, है ना, मतलब कि जहाँ पर स्वतंत्रता होती है। देखो लचीले डिजाइन डेटा संग्रह प्रक्रिया के दौरान अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है ना, मतलब कि यहाँ पर फ्रीडम ज्यादा दी जाती है ना। एक लचीले अनुसंधान डिजाइन का उपयोग करने का एक कारण यह हो सकता है कि ब्याज का चर, अब देखो यहाँ पर ब्याज शब्द जो है ना वो इंटरेस्ट के संबंध में, ओके, मतलब कि आपका रुचि के, ओके, तो रुचि का जो चर है आपका उससे कि मात्रात्मक रूप से मापने योग्य नहीं है, जैसे कि कल्चर। देखो कल्चर होता है ना, कल्चर का अगर हमें स्टडी करना है तो वहां पर अब हम ये कहेंगे कि भाई नहीं, मान लो कि सपोजली आप किसी कल्चर पर स्टडी कर रहे हो, ओके, आप किसी कल्चर पर क्या कर रहे हो, स्टडी करें। अब देखो आपने सोचा कि आज मैं जाकर वहाँ के मतलब कि जो लोग हैं वो किस तरीके से, मतलब कि एक दूसरे के साथ कोई त्योहार है, सपोजली मान लो कोई त्योहार है और ये लोग कैसे त्योहारों को मनाते हैं, ओके, तो उस दिन आप जाओगे और आपने सोचा कि हाँ मैं इतने टाइम इस टाइम पर जाऊंगा और उनके त्योहार को देखूंगा, तो उस टाइम पर तो उसका त्योहार मतलब कि वो लोग किस मनाते भी है या नहीं मनाते क्या पता, है ना। और आपने देखा कि मुझे यही चीज ऑब्जर्व करनी है, लेकिन उस टाइम पर वो लोग वो बिहेव नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी आपको, वहां पर फिर टाइम फिक्स सारी चीजें स्ट्रक्चर वे में वहां पर नहीं हो पाता है ना। स्ट्रक्चर वे में मतलब जो फिक्स होता है तो सारा कुछ फिक्स करके हम वहां पर स्टडी नहीं कर पाते, ओके, तो उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल रिसर्च। ओके, आई होप आपको ये पता चल गया होगा, जो हमने आपको यहाँ पर एथनोग्राफी में समझाया था ना, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती थी, है ना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, मिक्स रिसर्च की बात करते हैं। मिक्स के अंदर क्या आएगा आपका, क्वांटिटेटिव, ओके, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, ओके, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव को मिला लो और वो बन जाएगा आपका मिक्स रिसर्च। ओके, कभी कभी ये भी होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जहाँ पर हम गुणात्मक भी डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको ना मतलब कि आंकड़ों में दर्शाते हैं, ओके, तो उसी को बोलते हैं मिक्स रिसर्च, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह के डाटा को इकट्ठा करके रिसर्च करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मिक्स रिसर्च जो है वो रिसर्च का वो अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक ही अध्ययन में या एक ही अंतर्निहित घटना की जांच करने वाले अध्ययनों की एक श्रृंखला में मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा एकत्र करना, उसको एनालाइज करना और उसको व्याख्या करना, मतलब कि उसको इंटरप्रिटेशन करना, ओके, उसकी मतलब कि उसकी एक परिभाषा देना, ओके, व्याख्या करना, ये बात होती है। ओके, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। ओके, तो आई होप यहाँ पर मिक्स रिसर्च की जब भी बात आएगी तो आपको याद रखना है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों के गुण मिक्स होंगे। ओके, 50-50% मान लो। ओके, चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर रिसर्च। ओके, स्ट्रक्चर, अब ये भी जस्ट मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जहाँ पर सारी कुछ चीजें फिक्स होती है कि चलो ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मान लो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, ओके, आप किसी का क्या ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के टाइम पहले से ही फिक्स करके जाओगे कि कल मैं इसका इंटरव्यू करूंगा, उसको पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, कि सेकंड क्वेश्चन ये पूछूंगा, थर्ड क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये है आपका स्ट्रक्चर। ओके, और दूसरी बात है अनस्ट्रक्चर, तो अनस्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता। ओके, आपने सोच लिया कल मुझे इंटरव्यू लेना है, ये आपको पता है। ओके, आप इंटरव्यू के टाइम चाहते हो, आपके सामने 2 पर्सन बैठे हैं, उसका मान लो कि आपके सामने 1 पर्सन बैठा है, उसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपने उसको पहले बताया कि भाई आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बताएगा, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। ओके, फिर आपने पूछा कि मान लो सपोजली उसका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है और आपने उसको ये पूछा कि चलिए बताइए कि सबसे पहली प्रयोगशाला किसने खोली,
तो वो बताएगा कि सबसे पहली साइकोलॉजी की जो प्रयोगशाला है वो विल्हेम वुंट ने खोली थी। ओके, अब यहाँ से आपको कोई दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है कि चलो अभी मैंने विल्हेम वुंट के बारे में इनको मतलब कि क्वेश्चन मैंने साइकोलॉजी की लैब के बारे में पूछा है, तो चलो उसी के रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिक्स नहीं था पहले से। ओके, और स्ट्रक्चर में क्या था कि हाँ मैं पहले ये पूछूंगा कि भाई सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने खोली थी, तो वो बताएगा। ओके, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जो सपोज मान लो मैं ये पूछूंगी कि हाँ आवर्तनवाद के मतलब कि व्यवहारवाद के प्रणेता कौन थे बताइए। ओके, तो ये फिक्स है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई सबसे पहले साइकोलॉजी की लैब किसने खोली थी, उसके बाद मुझे दूसरा क्वेश्चन यही पूछना है कि व्यवहारवाद के प्रणेता कौन है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर रिसर्च है। लेकिन मैं अगर अनस्ट्रक्चर रिसर्च कर रही हूँ तो वहां पर मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर कुछ फिक्स किया ही नहीं कि मैं पहला क्वेश्चन कौन सा पूछूंगी, दूसरा मेरे माइंड में जो भी आएगा वो मैं उसको पूछ लूंगी और वो आंसर करेगा। उसके बेस पर दूसरा क्वेश्चन मुझे मतलब कि मेरे माइंड में आता है तो मैं उसको दूसरा क्वेश्चन पूछ लूंगी, है ना। तो ये जैसे कि मान लो ना कि इंटरव्यू होता है ना जो यूपीएससी की एग्जामों में या फिर पीएससी की एग्जाम के अंदर जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या होता है, यही होता है, फिक्स नहीं होते हैं क्वेश्चन। ओके, आपके सामने जो लोग बैठे होते हैं ना वहां पर फिक्स नहीं होते कि आपको कौन से क्वेश्चन पूछना है। उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया और आपने जो आंसर किया और उनको लगता है कि अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहिए तो वो पूछ लेंगे। ओके, तो वो है अनस्ट्रक्चर। ओके, वहां पर फिक्स नहीं होता। जैसे कि पीएचडी की इंटरव्यू में जाते हो ना, पीएचडी एडमिशन की जो इंटरव्यू के अंदर जाते हो तो वहां पर भी यही है कि आपकी रिसर्च प्रपोजल हो गए, उनको वो देखेंगे, उनके पास आपकी रिसर्च प्रपोजल पहले से है ही नहीं और उन्होंने ना ही आपकी प्रपोजल को देखकर कोई क्वेश्चन क्रिएट किए। ओके, आपकी प्रपोजल जब उनके सामने आएगी इंटरव्यू के दौरान उस टाइम आपके प्रपोजल को देखेंगे और उसमें से क्वेश्चन खुद बनाते जाएंगे और पूछते जाएंगे। आप कहीं अटक जाते तो उसको डीपली ले जाएंगे। ओके, ये होता है अनस्ट्रक्चर। ओके, आई होप स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर। इंटरव्यू एक साक्षात्कार है। ओके, मतलब कि एक इंटरव्यू का प्रकार है जिसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के पूर्व निर्धारित सेट के साथ तैयार होकर आता है। मतलब कि पहले से ही क्वेश्चन का जो सेट होता है वो फिक्स होता है। ओके, यह एक मात्रात्मक शोध पद्धति है जो उम्मीदवार की योग्यता, पिछले उनके अनुभव है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने यही बताया ना, ये देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ओके, स्ट्रक्चर जो होगा वो क्वांटिटेटिव होगा, याद रखना है, क्वांटिटेटिव। ओके, और अनस्ट्रक्चर जो है वो आपका क्वालिटेटिव होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि उम्मीदवार की योग्यता, ओके, उसके पास उसकी क्वालिफिकेशंस कितनी है, उसकी एक्सपीरियंस कितनी क्या है, ओके, उनकी नौकरी की आवश्यकता क्या है, ओके, संपत्ति पर केंद्रित है, जो उनकी जो आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, ओके, वो क्या है, और उनकी जो आवश्यकता है क्या वो संपत्ति पर केंद्रित है जो वह कंपनी में ला सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उसके रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स होते हैं और उसी के बेस पर वहाँ पर उनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका स्ट्रक्चर रिसर्च। ओके, यह डेटा एक मानकीकृत शोध तरीके से साक्षात्कारकर्ता की दक्षताओं और कौशल निर्धारित करने में प्रतिबिंबित होता है। ओके, तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज होता है सब कुछ, मतलब कि स्टैंडर्डाइज किया हुआ होता है कि हाँ इस सिचुएशन में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो ये सारे स्टैंडर्डाइज किया होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अनस्ट्रक्चर की बात करते हैं। अनस्ट्रक्चर भी एक इंटरव्यू का प्रकार है जिसमें कोई निश्चित पैटर्न या प्रश्नों का सेट शामिल नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं होता है। ओके, यहाँ पर फिक्स होता है, क्वांटिटेटिव है, स्ट्रक्चर है। ओके, फिक्स होता है। ओके, यहाँ पर फिक्स होता है, यहाँ पर फिक्स नहीं होता, मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है। ओके, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल। अब आगे देखते हैं, साक्षात्कारकर्ता आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रश्नों में आप जो रिस्पॉन्स देंगे उसके बेस पर वो दूसरा क्वेश्चन कर देंगे। ओके, विवरण के लिए आगे की जांच कर सकता है। ओके, साक्षात्कार के इस रूप में अनौपचारिक दृष्टिकोण के साथ ओपन एंडेड प्रश्न शामिल होते हैं। यहाँ पर ओपन एंडेड होते हैं। ओके, यहाँ पर ओपन एंडेड होते हैं,
खुले खुले बोलते हैं ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब के खुले क्वेश्चन होते हैं। ओके, यह साक्षात्कारकर्ता और उम्मीदवार की बातचीत की तरह है। ओके, अब यहाँ पर इंटरव्यूअर होता है और जो मतलब के उम्मीदवार होते, कैंडिडेट होते हैं ना, इन दोनों के बीच में बातचीत बनी रहती है और ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरह यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, डीपली जैसे कि इन डिप्थ में हमने देखा ना, बस वैसे ही यहाँ पर होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल रिसर्च की बात आती है। एनालिटिकल में क्या होता है? एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझा देते। देखो कोई भी चीज है ना, मान लो सपोजली आप बाजार गए। ओके, बाजार गए तो आपने यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां थी, तो आपने आलू लिए, मटर लिए, ओके, फिर भिंडी ली, ओके, फिर प्याज ली। अब ये सारी सब्जियां आपने लेकर क्या किया पता है? एक ही थैले में उसको रख लिया, एक ही थैले में ले लिया। ओके, थैला मतलब समझ रहे हो ना, हमारे यहाँ थैली बोलते हैं और आपके लिए, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ओके, इस बास्केट के अंदर उन्होंने सारी की सारी सब्जियां इकट्ठी कर ली। ओके, अब इन्होंने अलग अलग सब्जियां थी, उनको एक थैले में, एक बास्केट के अंदर सारी सब्जियों को ले लिया। तो मतलब कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया? संश्लेषण किया। संश्लेषण समझिएगा, संश्लेषण मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। ओके, इकट्ठा करना। ओके, इकट्ठा करना। अब देखो, आप घर पे लेकर गए इस बास्केट को, घर जाकर आपने इस बास्केट की जो सब्जियां थी वो एक जगह पर नीचे डाल दी। ओके, एक जगह पर नीचे कर दी, फर्श पर डाल दी। और फिर यहाँ पर आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी सब एक थे, मिल गए थे। ओके, सब एक दूसरे में मिल गए थे। अब आप क्या करोगे? इनको आपको फ्रिज में रखना है। ओके, अलग अलग बॉक्स में रखना है फ्रिज में। तो अब क्या करोगे? यहाँ से आलू को अलग करोगे, है ना, फिर जाके भिंडी को अलग करोगे, फिर जाके प्याज को अलग करोगे, फिर जाके यहाँ पर मटर को अलग करोगे। तो ये आपने क्या किया? अलग करना। अलग करना मतलब कि क्या है? अलग करना मतलब कि विश्लेषण। क्या हो गया? विश्लेषण करना। ओके, चीजों को अलग करते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर जाके उनमें उनकी कैटेगरी के मुजब उनको अलग अलग कर देते हैं। ओके, तो उसी को बोलते हैं अलग करना, मतलब कि विश्लेषण, एनालाइज करना, चीजों को एनालाइज करना। ओके, आंकड़े इकट्ठा करके चीजों को एनालाइज करना। सपोजली मान लो ना कि आपकी कंपनी में जो ग्रोथ हुआ है, ओके, तो आपका 2018 में आपने डाटा कलेक्ट किया। ओके, और उसके बेस पर आपने डाटा इकट्ठा किया, 2019 का डाटा इकट्ठा किया कि कितना आपकी कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है। ओके, 2020 का डाटा इकट्ठा किया, 21 का किया। ओके, अब ये डाटा तो आपने उस टाइम के एक साल का पूरा डाटा इकट्ठा किया। अब आप क्या करोगे? ये सारे डाटा इकट्ठा करके उसको अलग अलग करोगे। तो 2018 में मान लो कि आपकी 15% वृद्धि हुई, 2019 में मान लो सपोजली 10% वृद्धि हुई, 2020 में मान लो कि आपकी 5% वृद्धि हुई, 2021 में मान लो कि 10% वृद्धि हुई। तो ये आपने क्या किया? पहले डाटा को कलेक्ट किया, उसके बाद उसका एनालाइज किया, उसको अलग करके दिखाया कि हाँ, हमारे 2018 में इतने प्रतिशत वृद्धि हुई थी, 2019 में इतनी वृद्धि हुई, 2020 में इतनी वृद्धि हुई और 2021 में इतनी वृद्धि हुई। तो ये हमने क्या किया? एनालाइज किया। किसी भी चीज़ों को हम एनालाइज करते। ओके, अब देखो, एनालाइज रिसर्च हमें बताता है कि कुछ सच क्यों है। ओके, कोई भी चीज़ है वो सच क्यों है। ओके, कुछ क्यों होता है, इस पर शोध करना आसान नहीं है। आपको आलोचनात्मक सोच, कौशल और तथ्यों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है। असेसमेंट, यहाँ पर केयरफुली असेसमेंट करनी पड़ती है। ओके, ये मान लो कि वृद्धि हुई तो क्यों हुई, कितनी वृद्धि हुई, ये सारी चीज़ें एनालाइज में पता चलेगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो, लोग अध्ययन में लापता लिंक को खोजने के लिए, ओके, जो मतलब कि लिंक है, ओके, मिसिंग लिंक है, उसको खोजने के लिए विश्लेषण
विश्लेषणात्मक शोध का उपयोग कर सकते हो कि विश्लेषण करते हैं हम कि हमने ये लिंक खोल के देखी थी, ये लिंक खोल के देखी थी। ओके, तो वो हम क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं। ओके, ये आपके डेटा के बारे में नए विचार प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ये परिकल्पना को सिद्ध या अस्वीकृत करने में भी मदद करता है। हमारी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, वो भी हमें ये हेल्प करता है। विश्लेषणात्मक शोध ये स्थापित करने का प्रयास करता है कि यह ऐसा क्यों है या यह कैसे हुआ। ओके, वृद्धि हुई तो कैसे हुई और क्या है। ओके, ये क्या बता रहा है, जैसे कि चार्ट के माध्यम से बताते हैं ना, हम चार्ट के माध्यम से जो बताते हैं वो क्या होते हैं, एनालाइज करके बताते हैं। ओके, वो एक एनालिटिकल रिसर्च के बेस पर करते हैं। ओके, विश्लेषणात्मक शोध आमतौर पर कारण प्रभाव संबंधों से संबंधित होता है। कारण कोज इफेक्ट बताता है कि इसकी वजह से वृद्धि हुई, इसकी वजह से कमी हुई, ये रीजन रहा, ये रीजन रहा। ओके, तो कोज इफेक्ट बताता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, इवैल्यूएटिव रिसर्च के बारे में बात करते हैं। अब इवैल्यूएटिव रिसर्च किसको कहेंगे, इवैल्यूएशन, समझ आ रहा है। इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्कूल के अंदर आपने बच्चों को 1 साल तक पढ़ाया। ओके, स्टैंडर्ड 5 के बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद लास्ट में क्या करते हो, पूरा साल खत्म होने के बाद, मतलब कि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद आप उनका क्या करते हो, टेस्ट लेते हो, है ना। मतलब कि उनकी एग्जाम ली जाती है। एग्जाम जो ली जाती है वो क्या है, इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन करते हैं, है ना, कि भाई उन्होंने कितना सीखा, है ना, उन्होंने कितना सीखा, क्या सीखा, है ना, ये चीज देखते हैं। तो उसी को बोलते हैं इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिव या तो फिर इवैल्यूएशन। ओके, तो बस इसी से समझना है कि इवैल्यूएशन रिसर्च के अंदर क्या होगा। देखिए, इवैल्यूएशन रिसर्च जिसे इवैल्यूएटिव रिसर्च भी कहा जाता है। ओके, एक विशिष्ट समस्या का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शोध पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखो, इसको कैसे असेसिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ओके, आकलन करना मतलब असेसमेंट करना, तो यहाँ पर असेसमेंट किया जाता है ताकि उपयोगिता सुनिश्चित हो सके और इसे वास्तविक लोगों की इच्छाओं, जरूरतों और इच्छाओं पर आधारित किया जा सके। मतलब कि यहाँ पर हम देख सके कि लोगों की क्या नीड्स है, उनकी क्या इच्छा है। ओके, तो वो कितना डिजायर करते। ओके, तो ये सारी चीजें हम वास्तविक जो पीपल है, रियल लोग हैं, ओके, उनके बेस पर हम सारी उनकी इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लो ना, सपोजली कि मार्केट के अंदर जो चीज़ आपने रखी, ओके, और उसके बाद रखने के बाद आप क्या करते हो, उसका इवैल्यूएशन करते हो कि लोगों ने कितना उसको पसंद किया, कितना उसको डिसलाइक किया। ओके, तो ये क्या है, इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या मतलब कि लोगों की क्या राय बन रही है। ओके, चीज़ों के बारे में। मूल्यांकन अनुसंधान पद्धति का लक्ष्य परीक्षण करना है, टेस्टिंग करना है। क्या है, टेस्ट करना। ओके, आपका मौजूदा समाधान ये देखने के लिए है कि क्या ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, क्या हमने जो चीज़ रखी है बाजार के अंदर, क्या वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, लोगों की नीड को पूरा करता है। ओके, उपयोग करना है, लोग इसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, और जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या आसानी से कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, और उनकी उम्मीद क्या है, मतलब कि वो कैसे उम्मीद रखते हैं, उनको इस प्रोडक्ट से खुशी मिल रही है कि नहीं। ये सारी चीज यहाँ पर इवैल्यूएटिव रिसर्च में देखी जाती है। ओके, मूल्यांकनात्मक शोध हमेशा पुनरावृत्त डिजाइन प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ये क्या होती है, इटरेटिव होती है। ओके, मतलब कि पुनरावृत्ति होती रहती है। ओके, इसके अंदर मतलब कि आज हमने बाजार में कोई चीज, जैसे कि मान लो ना, सपोजली हमने मोबाइल रख लिया बाजार के अंदर, है ना, तो आपने देखा होगा कि Vivo 7 आया, है ना, फिर Vivo 9 आया, है ना। तो ये सब क्या है, पहले 7 आया फिर 9 आया, तो इसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति तो हो रही है, चेंज होके आ रहा है ना। मतलब कि उनको समझ आ रहा है कि Vivo 7 में इतने फीचर्स थे, अब इसके अंदर कुछ नए फीचर्स डाले जाएंगे
तो हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर फीचर्स को डालेंगे। अब फीचर्स को कब डाला, उन्होंने इवैल्यूएशन किया कि हाँ लोगों की क्या राय है, कैसे डिमांड है, उनकी क्या नीड है। ओके, ये सारी चीज़ें देखकर उन्होंने नया फीचर बनाया। ओके, नए फीचर्स उसके ऐड किए और नया मोबाइल आ गया। इसी तरीके से हर एक मोबाइल जो आ रहा है ना बाजार के अंदर, वो इवैल्यूएटिव रिसर्च के बेस पर आ रहा है। ओके, चले, हमारे उपयोगकर्ताओं के हाथों में डिज़ाइन प्राप्त करना जितनी जल्दी हो सके, जितनी बार संभव हो, यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुभव को आकार और परिष्कृत किया जाए। ओके, मतलब यही बात है कि हम वहाँ पर देखते हैं कि लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या ज़रूरत है, उनकी क्या पसंद है, उनकी क्या इच्छा है। ओके, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हम नए तरीके से उस प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च की। डायग्नोस्टिक से क्या मतलब कि निदान करना। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, निदान करना। जैसे कि पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, वो निदान है। ओके, उपचार नहीं है, निदान है। सिर्फ डॉक्टर पूछते क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, कैसे हुआ, रात को क्या खाया था, रात को मैंने ये खाया था, फिर क्या मतलब कि खाने के बाद कहाँ गए थे, उसके बाद कुछ खाया था कि नहीं, उससे पहले कुछ क्या खाया था, ये सारा चेकअप करते हैं, उसी को बोलते हैं डायग्नोस्टिक। ओके, डायग्नोस्टिक के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी मोस्टली डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है ना, वो दर्दियों पर होता है, पेशेंट पर होता है। ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर मतलब क्लिनिकल फील्ड के अंदर डायग्नोस्टिक रिसर्च किया जाता है। ओके, मतलब कि मान लो ना किसी को डिसऑर्डर है, ओके, एंजाइटी का डिसऑर्डर है, किसी को कोई ना कोई मतलब कि डिसऑर्डर है, तो वैसे लोगों पर डायग्नोस्टिक रिसर्च किया जाता है। ओके, जो पेशेंट है मतलब कि। ओके, चलिए, डायग्नोस्टिक डिजाइन शोधकर्ता किसी विशिष्ट विषय या घटना के अंतर्निहित कारण का मूल्यांकन करना चाहता है। मतलब कि कोज क्या है, रीजन क्या है, आपको मतलब कि कोई मान लो कि कोई फेनोमेना बनी है, कोई टॉपिक है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, मान लो कि आपको पेट में दर्द हुआ, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन देखा जाता है। ओके, यह विधि उन कारकों के बारे में अधिक जानने में मदद करती है जो परेशानी की स्थिति पैदा करती है। क्या करती है ये, हमें मतलब कि हमारे दिमाग में ट्रबल, हमें मतलब कि परेशानी होती रहती है। ओके, हम डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति को जानने के लिए वो ये रिसर्च किया जाता है। ओके, इस डिजाइन में अनुसंधान के 3 भाग होते हैं, रिसर्च के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि मुद्दे की शुरुआत। ओके, मतलब कि ये जो मुद्दा उठा है, ओके, जो फेनोमेना हुई है, जो आपके साथ जो परेशानी आई है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ओके, फिर उसका निदान किया जाता है। ओके, उसका मतलब कि चेक किया जाता है कि क्या परेशानी है। ओके, और उसके बाद वहाँ पर ये देखा जाता है कि उसका कोज क्या है। ओके, डायग्नोसिस इश्यू के अंदर हम क्या करते हैं, निदान के अंदर हम कोज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, और उसके बाद ये कोज मिल जाता है ना, तो उसके बाद उसका निवारण भी करना जरूरी होता है ना, तो यहाँ पर हम उसका उपचार भी करते हैं, यहाँ पर उपचार भी करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं लाइब्रेरी रिसर्च की। लाइब्रेरी से ही पता चलता है कि लाइब्रेरी पर रिसर्च करना है ना, तो लाइब्रेरी के अंदर जो भी मतलब कि पुस्तकें होंगी, लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकें ही होती है ना मोस्टली, तो बुक्स पर जो भी बुक्स होती है उन पर हम रिसर्च करते हैं, उसी को बोलते हैं लाइब्रेरी रिसर्च। ओके, लाइब्रेरी पर मतलब कि रिसर्च किया जाता है। देखो, यह शोध पुस्तकालय एक पुस्तकालय है। ओके, एक लाइब्रेरी है जिसमें एक या कई विषय पर सामग्री का गहन संग्रह होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल का कलेक्शन किया हुआ। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी पुस्तकें होती है ना। अब एक शोध पुस्तकालय में आमतौर पर प्राथमिक स्रोतों के साथ साथ माध्यमिक स्रोत भी शामिल होते हैं। यहाँ पर हमें प्राइमरी सोर्सेज तो मिलते हैं। ये प्राइमरी सोर्सेज मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि मैं खुद जाकर डाटा को कलेक्ट करके मैं जो बुक लिखती हूँ। ओके, जैसे कि गांधी जी ने अपनी बुक को लिखा था, है ना, उनकी सत्य के प्रयोग, है ना, तो वो उन्होंने जो अपनी बुक को लिखा था, अब इस बुक को अगर मैं लाइब्रेरी में रखती हूँ तो वो प्राइमरी सोर्स है ना, और उनके ही बुक में से किसी और ने कुछ मतलब कि उनके रिलेटेड ही
कुछ दूसरी बुक के अंदर लिखा है तो वो दूसरी बुक हो जाएगी सेकेंडरी डाटा, है ना। तो यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आपको प्राइमरी सोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, सेकेंडरी सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। बड़े विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अनुसंधान पुस्तकालय माना जाता है। ओके, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो होती है ना, उसको हम क्या मानते हैं, रिसर्च लाइब्रेरीज भी मानते हैं। ओके, और अक्सर कई विशिष्ट शाखा अनुसंधान पुस्तकालय भी होते हैं और कहीं ऐसे भी होते हैं कि जो स्पेशलाइज ब्रांच रिसर्च लाइब्रेरीज भी होती है। ओके, कहीं कहीं पर भी ऐसी लाइब्रेरीज भी होती है जो छोटे छोटे जगह पर भी लाइब्रेरी बनाई जाती है ना। अनुसंधान की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुसंधान पुस्तकालयों की स्थापना की जाती है। देखो, रिसर्च लाइब्रेरी की मतलब कि स्थापना क्यों की जाती है, उसको इस्टेब्लिश क्यों किया जाता है, बिकॉज हमें रिसर्च करना है, तब हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उनका मतलब कि लाइब्रेरी जाकर बुकों को पढ़ते हैं। ओके, उनके बेस पर हम रिसर्च करते हैं। जैसे कि मान लो ना, सपोजली कि यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी क्यों होती है ना, तो आपको रिसर्च करना है, तो आपको रिसर्च के लिए जो बुक्स चाहिए तो वो आपको लाइब्रेरी में से मिल जाएगी, है ना। तो वो हो जाती है रिसर्च लाइब्रेरी। ओके, तो यहाँ पर हम लाइब्रेरी पर रिसर्च करते हैं। ओके, कि क्या जो भी पुस्तकों को हम यूज करके जो रिसर्च कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे लाइब्रेरी रिसर्च। ओके, लाइब्रेरी से लेकर हम काम करते हैं। ओके, जैसे गुणवत्ता सामग्री के साथ प्रमाणिक सामग्री के साथ भंडारित किया जाता है। यहाँ पर जो भी मतलब कि कंटेंट वहाँ पर रखा जाएगा जो रिसर्च लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ पर कंटेंट कैसा होगा, प्रमाणिक होता, ऑथेंटिक होगा। ओके, और क्वालिटी कंटेंट वाला होगा। ओके, ज़्यादातर मामलों में शोध पुस्तकालय अनुसंधान संस्थानों या संगठनों से जुड़े होते हैं। रिसर्च लाइब्रेरी जो होती है ना, ज़्यादातर कहाँ पर जुड़े होते हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ओके, वहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी, जैसे कि यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पर हम लाइब्रेरी रिसर्च के अंदर क्या करते हैं कि जो लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें रखी ना, उस पर हम रिसर्च करते हैं। ओके, कि चले मान लो कि मैंने सपोजली मान ली कि गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ पुस्तकें हैं और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में कुछ पुस्तकें हैं, तो इनमें मतलब कि कैसी कैसी टाइप की पुस्तकें हैं। ओके, उनके बीच में कंपेयर करके भी रिसर्च कर पाती हूँ। तो ये क्या हो जाता है, लाइब्रेरी रिसर्च। ओके, लाइब्रेरी पर हम रिसर्च करते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, अब आते हैं इम्पीरिकल रिसर्च की बात करते हैं। इम्पीरिकल क्या समझते हो, अनुभवजन्य, बताया था अनुभवजन्य। हाँ, अपनी 5 इंद्रियां याद आ गई सबको, पहली या दूसरी क्लास में ही बताया था, है ना। हमारी जो 5 इंद्रियां है कौन कौन सी है, याद है सबको, आंख, नाक, कान, फिर जीभ और त्वचा, है ना। ये त्वचा। ओके, यहाँ पर च आएगा, जस्ट वेट। ओके, त्वचा। तो ये 5 इंद्रियां हमारी, ओके, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते, सुन पाते, समझ सकते, ओके, उसका स्पर्श कर पाते, ओके, सारी चीजों को हम मतलब कि प्रत्यक्षीकरण कर पाते, ओके, परसेप्शन कर पाते। तो इम्पीरिकल रिसर्च में क्या होता है, हमारा एक्सपीरियंस, मतलब कि हमें कैसा एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, चीजों का एक्सपीरियंस, अनुभवजन्य अनुसंधान। ओके, किसी भी शोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां अध्ययन के निष्कर्ष ठोस रूप से अनुभवजन्य साक्ष्य से तैयार किए जाते हैं और इसलिए सत्यापन योग्य साक्ष्य होते हैं। ओके, एविडेंस जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इंपेरिकल बेस पर होते हैं। ओके, वेरीफाइबल, इसीलिए उसको हम वेरीफाई भी कर पाते हैं। जैसे कि मान लो ना कि अदालत में अगर मान लो किसी पर मुकदमा चल रहा है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि उस टाइम जो घटना घटी, मान लो सपोजली कहीं पर मर्डर हुआ था और किसी पर्सन पर मुकदमा चल रहा है कि इसने मर्डर किया है, तो फिर क्या किया जाएगा कि जहाँ पर जो घटना घटित हुई थी वहाँ के लोगों को, किसी साक्षी को लाया जाएगा और उसको पूछा जाएगा कि उस टाइम ये घटना घटित हुई, क्या क्या हुआ था, बताइए, कौन कौन था, किस टाइम क्या था। ये सारी चीजें क्यों उसको पूछी जा रही है भाई, साक्षी को, है ना। क्यों, बिकॉज वहां पर उसने अनुभव किया है और उसने उस घटना को देखा है, उसके बेस पर वो बता रहा है ना।
तो इसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। अनुभव करके हम वहाँ पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, इस अनुभवजन्य साक्ष्य को मात्रात्मक बाजार देखो ये जो होता है ना वो क्वांटिटेटिव मार्केट में भी यूज होता है, क्वालिटेटिव मार्केट में भी यूज होता है। तो इम्पीरिकल रिसर्च जो है वो हम मतलब कि क्वांटिटेटिव में भी यूज करते हैं और क्वालिटेटिव में भी यूज करते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि यह पता लगाने के लिए कि एक शोध किया जा रहा है कि क्या काम के दौरान खुश संगीत सुनने से, ओके, हैप्पी म्यूजिक जो होता है ना वो सुनने से क्या हमारी रचनात्मकता जो है, हमारी क्रिएटिविटी है, ओके, उसको बढ़ावा मिल सकता है। अगर हम हैप्पी म्यूजिक सुनते हैं तो क्या हमारी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। अगर मुझे इस पर रिसर्च करना है तो मैं क्या करूँगी, एक समूह पर एक संगीत वेबसाइट सर्वेक्षण का उपयोग करके एक प्रयोग किया जा सकता है। हम एक वेबसाइट बनाएंगे, संगीत की म्यूजिक वेबसाइट बनाएंगे, वहाँ पर हैप्पी म्यूजिक रखेंगे, ओके, और वहाँ पर सर्वे करेंगे कि कितने लोग मतलब कि हैप्पी म्यूजिक सुन रहे हैं, और वहाँ पर क्वेश्चन भी डालेंगे कि आपको मतलब कि कैसा फील हुआ, ये वो क्वेश्चन आए में मतलब कि वहाँ पर डाल देंगे, और उसके बेस पर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। और कुछ डाटा ऐसे भी कलेक्ट करेंगे जो मतलब कि हैप्पी म्यूजिक सुनते ही नहीं है, उनके संपर्क में आते ही नहीं है ना, तो वैसे बिल्कुल भी संगीत ही नहीं सुना है उन्होंने, ऐसे लोगों का भी हम मतलब कि डाटा, ऐसे लोगों से भी डाटा कलेक्ट करके हम दोनों के मतलब कि डाटा को क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो हैप्पी म्यूजिक सुनने वाले लोग, ओके, और यहाँ पर बिल्कुल भी संगीत ही नहीं, म्यूजिक सुनाई है, नो म्यूजिक, ओके, नो म्यूजिक। तो यहाँ पर इन दोनों के, ये दोनों ग्रुप हैं, इनके बीच कंपेयर करके देखूंगी कि क्या इनकी मतलब हैप्पी म्यूजिक सुनने से क्या क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर बढ़ती है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब देखो हैप्पी म्यूजिक से क्रिएटिविटी बढ़ी वो आपको कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर जो भी लोग मतलब कि खुद संगीत के संपर्क में आते हैं और जो नहीं आते, ओके, और फिर विषय का यहाँ पर अवलोकन किया जाएगा। देखिए इस तरह की सोच से प्राप्त परिणाम अनुभवजन्य साक्ष्य देंगे कि यह रचनात्मकता को बढ़ावा देता है या नहीं। हम यहाँ पर जो पूछेंगे, तो जिन्होंने मान लो सपोजली आपने हैप्पी म्यूजिक सुना और आपको लगा कि हाँ मेरी क्रिएटिविटी में बढ़ावा हुआ है, तो यहाँ पर आप उसी तरीके से आंसर करोगे। और यहाँ पर तो म्यूजिक ही नहीं सुना है ना, तो उनकी क्रिएटिविटी में क्या फ़ायदा हुआ है कि नहीं, तो वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, खुद एक्सपीरियंस करके वो बता रहे हैं। ओके, अगर सपोजली मान लो मैं खुद हैप्पी म्यूजिक सुनती हूँ और मान लो कि मैं जब मैथ्स के क्वेश्चन लगाती हूँ ना, मैं सच बता रही, मैथ्स के क्वेश्चन लगाने बैठती तो मुझे म्यूजिक सुनने की आदत हो गई पहले से ही, मतलब कि पहले से मान लो 10th क्लास से ही मुझे मतलब कि ये आदत सी है। ओके, जब भी मैं मैथ्स के मतलब कि क्वेश्चन लगाती तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ ना, तो मेरे आंसर फटाफट से बनते। मुझे नहीं पता कि इनके बीच में क्या कोरिलेशन, ओके, ये मतलब सत्य हकीकत में अपनी बता रही हूँ कि मुझे खुद को नहीं पता कि म्यूजिक और मेरे मैथ्स के बीच में मतलब कि मैथ्स के जो सॉल्यूशन करती हूँ उसके बीच में क्या कोरिलेशन है। ओके, हैबिट्स भी हो सकती है, बिकॉज व्हेन 10th क्लास से ये करती है, और उस टाइम तो हमारे टाइम पे ऐसा मोबाइल वोबाइल कुछ भी नहीं था, टैब था, टैब को बजाती रहती थी और बैठे बैठे मैं मतलब कि मैथ्स के जो भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करते रहते। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरी क्रिएटिविटी बढ़ जाती। अगर मैं म्यूजिक नहीं सुनती हूँ ना तो मेरे मैथ्स में मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती कैलकुलेशन में, लेकिन म्यूजिक स्टार्ट करती तो वही क्वेश्चन में जो गड़बड़ी होती थी, मुझे नहीं समझ आता था, तो वो मतलब कि म्यूजिक के बाद फटाफट से सॉल्व हो जाते थे। अब ये नहीं पता कि क्यों है, अब इसके बारे में मैं रिसर्च करूँ तभी मुझे पता चलेगा कि ये क्या रीज़न है। ओके, तो मतलब यहाँ पर कहाँ यही जाता है कि हम खुद पे मतलब हम यहाँ पर अनुभव करके रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ का। ओके, उसी को बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च, याद रखना है। ओके, चले अब आते हैं नॉर्मेटिव रिसर्च। ओके, लास्ट रिसर्च है आपका। ओके, फिर आपका रिसर्च के सारे टाइप्स मैंने पढ़ा लिए। ओके, अब देखो नॉर्मेटिव में क्या होगा कि ये जो एक विशिष्ट समय पर एक परिभाषित आबादी में उत्तेजनाओं के लिए सामान्य प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर क्या होता है, रिस्पॉन्स देखा जाता है कि कितना रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, उसी को नॉर्मेटिव रिसर्च कहते हैं। ये जानकारी जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ओके, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनके लिए समान रूप से उपयोगी होती है। ओके, यहाँ पर नॉर्म्स के बेस पर हम बता दें, जैसे कि मान लो मैंने नॉर्म्स तैयार किया कि 50%। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने कोई
प्रोडक्ट मैंने, चलो मान लो सपोजली मैंने प्रोडक्ट बाजार में रख दी। ओके, अब ये प्रोडक्ट है वो लोग कैसे कितना यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक सर्वे के टाइप पे करूँगी। ओके, सर्वे के बेस पर मैं आंकड़ों को यहाँ पर इकट्ठा करूँगी। तो यहाँ पर अलग अलग डाटा मेरे पास आए हर एक पर्सन के, है ना। अब इनके जो मैंने स्कोर मिलेंगे ना, इन स्कोरों का मैं एवरेज निकालूंगी। इन स्कोरों का क्या करूँगी, एवरेज निकाल कर मैं ये बता पाऊँगी कि सपोज 50% से ऊपर के जो लोग हैं वो मतलब कि मेरी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, और 50% से नीचे वाले लोग होंगे वो मतलब कि मेरे प्रोडक्ट को इतना लाइक नहीं करते, मतलब कि डिसलाइक करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि हमारे मतलब कि जो चीज़ है वो कितनी मतलब कि बाजार में इफेक्टिव है या नहीं है। ओके, तो ये नॉर्मेटिव रिसर्च के बेस पर हमें पता चल रहा है, नॉर्म्स के बेस पर। ओके, मानक अनुसंधान अध्ययन की आबादी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, अनुसंधान के तहत घटना की रूपरेखा तैयार करने और परिणामों की उचित व्याख्या करने का प्रयास करता है। ओके, नॉर्मेटिव रिसर्च से हमें पता चलता है कि भाई क्या मतलब कि लोगों की क्या पसंद है। ओके, जैसे कि आगे हमने बात की थी ना, वैसे ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्म्स तैयार करते हैं। नॉर्म्स कैसे तैयार होंगे कि उनके जो स्कोर आएंगे उनका एवरेज निकाल के हम एक पर्टिकुलर मतलब कि एक मानक तैयार करेंगे, एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर तैयार करेंगे जिसके वजह से हमें पता चलेगा कि इससे ऊपर जो जाएगा वो अच्छा होगा, इससे ऊपर नीचे आएगा वो बुरा होगा। ओके, तो इस तरीके से नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं। वैज्ञानिक इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का यूज करते हो कि साइंटिफिक मेथड का यूज करते, इसे उत्पन्न परिकल्पना पर लागू करते, उन्होंने जो भी हाइपोथेसिस जनरेट की है उस पर ये लागू करते। डॉक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर क्या करते, जो भी पॉपुलेशन वाले क्षेत्र की देखभाल के लिए उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए करते हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो इसका उपयोग ये समझने के लिए करते हैं कि उत्पादों का सर्वोत्तम विपणन कैसे किया जाए। ओके, मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट है ओके मार्केट में ला रहे हैं, ओके, तो उसका मतलब उसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाए। ओके, बेस्ट तरीके से उसे अंडरस्टैंड कैसे किया जाए। ओके, मानक अनुसंधान करने वाले व्यक्ति क्रॉस अनुभागीय, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हो गई, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज हो गई। ओके, उसके अंदर हम यही तो देखते हैं ना कि कितना विकास हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, है ना। तो ये समझते, हम समझ पाते हैं कि हाँ नॉर्म्स के बेस पर हम समझ पाते। ओके ओके, तो ये भी आपको यही बता रहा है। ओके, चलिए, तो आई होप नॉर्मेटिव में नॉर्म्स को याद रखना है। ओके, नॉर्म्स के बेस पर हम काम करते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर मानक तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, पर्टिकुलर एक मानक तैयार किया जाता है और उसके बेस पर चीज़ों को समझा जाता है। ओके, चले, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सारे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, एक खुशखबरी और भी देती जा रही हूँ कि खुशखबरी ये है कि आपका यूनिट नंबर जो 7 जो है वो मैं आपको मतलब 2021 के डीआई करवा रही थी। तो कुछ बच्चों का कहना है कि मैम डीआई बेसिक से सिखाइए, तो हम बेसिक से डीआई सीखने वाले। ओके, तो बेसिक से डीआई की भी अब आपको क्लास मिलेंगी और आज ही एक क्लास मिल जाएगी पाई चार्ट की। ओके, पाई चार्ट से शुरुआत करेंगे पहले से। ओके, तो आज की वीडियो में आपको पाई चार्ट की वीडियो आज पूरे दिन में कभी भी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।